प्रधानमंत्री के इस भाषण पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री के दौरे पर बात करेंगे, लेकिन दौरे में क्या कुछ हुआ है जो लोग अब तक नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, एक बार फिर उनके लिए क्विक रैप कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का कुल हासिल क्या रहा, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। फॉरवर्ड जो विदेश सचिव रह चुके शशांक साहब होंगी, मीरा शंकर जी होगी, लेकिन उसके पहले आपको प्रधानमंत्री के अब तक के दौरे की खास बातों से वाकिफ करा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के संगठन क्वाड की बैठक में हिस्सा ले चुके हैं। इसके साथ ही इस बैठक में क्वाड की उपलब्धियों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, विशेष तौर पर चीन से आने वाली चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। इन देशों के साथ भारत के संबंधों को व्यापक और गहरा करने पर बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें डेलावेयर के अपने घर में आमंत्रित किया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए तस्वीरें अलग अलग मुलाकातों की जो बीते 2 दिनों में हुई हैं प्रधानमंत्री की अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के साथ। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कुवैत के शेख से मिले हैं, प्रिंस काउन से, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से मिले हैं और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास साहब से मिले हैं। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका के इस दौरे में प्रधानमंत्री ने कई लोगों के साथ मुलाकात की है। जैसा कि मैंने कहा कि क्राउन के प्रिंस शेख से बात की, जिसके साथ उनके साथ फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के क्षेत्र में मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इजराइल हमास युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से भी मिले, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर ये बैठकें भारत के लिए राजनयिक और कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम बताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क दौरे में सबकी निगाह एक और बड़ी बैठक पर रही और ये बैठक थी अमेरिका में स्थित दुनिया की 15 बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ। इस बैठक में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, AMD के सीईओ लीजा सू, निविडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग भी शामिल रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज के क्षेत्र में काम कर रही इन कंपनियों के दिग्गजों को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रहा है, जिसका अर्थ है सुधार, प्रदर्शन और बदलाव। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन पर जोर दिया। साथ ही सभी कंपनियों से कहा कि भारत दिल खोलकर उनका स्वागत करता है, वो आए और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के असीमित टैलेंट का इस्तेमाल कर भारत और दुनिया में सकारात्मक पहल के लिए बदलाव करें। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया पर जोर दिया। सेमीकंडक्टर से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर प्रधानमंत्री का इस बैठक में बहुत खासा जोर रहा। बैठक के बाद इन दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों ने टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रुख की बहुत प्रशंसा की और कहा कि अब समय भारत का है। आइए सुनते हैं कुछ दिग्गजों के बयान। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. India, as you know, is also home of some of the world's greatest computer scientists. So this is a great opportunity. AI really democratized computing. This is India's moment. You have to seize the opportunity. It was a great meeting. We clearly appreciate the effort from the Prime Minister to learn and understand what we need to continue to expand in India. And we just announced that we are expanding our manufacturing capabilities in India. So we were very proud to share that with the Prime Minister. प्रधानमंत्री मोदी को लेकर प्रवासी भारतीयों का जोश देखते ही बना, क्योंकि वो इंडियन डायस्पोरा से भी मिले। उनके साथ कल शाम आपको याद होगा वो लाइव कवरेज भी हमने आपको दिखाई थी। और इस बार ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क के नवासु वेटरन्स कोलिजियम में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों की संख्या में प्रवासी भारतीय जुटे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे, उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में अमेरिका के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान की तारीफ की। AI का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उसका एक दूसरा ही नामकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय AI का है, यानी अमेरिका इंडिया का है।
प्रधानमंत्री ने भारत में दुनिया की कंपनियों के लिए मौकों का जिक्र किया, भारत में हो रहे आर्थिक बदलावों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत को दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। प्रधानमंत्री के इस भाषण की भी बहुत तारीफ हुई और प्रधानमंत्री के इस यात्रा से भारत को क्या क्या हासिल हुआ, क्योंकि अब तक की यात्रा लगभग अब जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड प्रोग्राम था उसको पूरा कर चुकी है। अब वापसी का वक्त है, इसलिए अब एनालिसिस का भी वक्त है कि इस यात्रा में भारत क्या सोच कर गया था और क्या क्या पाकर लौटा है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। हमसे अधिक जाने माने लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस विषय के जानकार हैं। शशांक जी एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमने शुक्रवार को उनसे बात की थी, पूर्व विदेश सचिव हैं। शशांक सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह भुटोरिया साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारत अमेरिकी कारोबारी हैं, और साथ में मेरे साथ आनंद आहूजा हैं जो अटॉर्नी एट लॉ रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप तीनों का। आप दोनों अमेरिका से हो, शशांक साहब तो हिंदुस्तान की जानी पहचानी आवाज़ है, नाम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। शशांक जी, मेरा पहला सवाल आपसे, हमने क्वाड देखा, हमने बायलैटरल देखा, हमने आज ग्लोबल समिट देखी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा, क्या लेकर क्या भारत लौटा है वहाँ से? देखिए, प्रधानमंत्री जब अमेरिका जा रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि ये कोई मौका नहीं बनता है, क्योंकि जो युद्ध की इस समय स्थिति बन रही है पश्चिम एशिया में, इजराइल के साथ में, हमास के साथ में, या यूरोप में, यूक्रेन और रूस में, उसमें संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल कामयाब नहीं रहा है। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या बात की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के चुनावों की एक महत्वपूर्ण बात भी है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं अब इस समय सोच रहे हैं कि उनकी क्या लेगेसी, हिस्टोरिकल क्या उनका रोल रहेगा और समझा जाएगा आगे के समय में। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है जब राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेप्टेबल मोड में होंगे भारत के विचारों को सुनने के लिए। दूसरा, मैं कहूँगा कि चीन से बहुत सारी अमेरिकन और बाहर की कंपनीज वो बाहर निकलने का सोच रही हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि भारत अपने को ठीक प्लेस करे, बताए। वो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हो गई हैं कि सब अमेरिका के साथ में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ चिप वगैरह में, कुछ डिफेंस ओरिएंटेड टाइप के चिप्स में भी, तो हम समझते हैं कि बाकी कंपनीज को बहुत इससे एनकरेजमेंट मिलेगा अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लाने के लिए। तो ये एक टेक्निकल जो भारत बनना चाहता है आगे, एक सेंटर कि भी अमेरिका में भी हमारे चिप्स बनने चाहिए, बहुत बड़ी आकांक्षा है, समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर जहाँ तक उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से बात की थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की थी, और अब वो अगर पर्सनली जाकर उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से बात करी है, उनके साथियों से बात करी है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि ये उन्होंने अपने को एज ए पीस मेकर और पीस लॉबिस्ट बना के दिखाया है कि हम चाहे अपनी चिंता करते हैं, साथ ही साथ हम विश्व में शांति की भी करते हैं। और यूएन का जो फ्यूचर का वो है, उसमें हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यूएन पुराने संस्था है,
आजकल के जो चैलेंजेस हैं उनको नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ने कम से कम उनको बताया कि इस समय जो भी डिजिटल प्रोग्रेस भारत ने करी है, करने वाला है, हम पूरे तरीके से शेयर करने को तैयार हैं इक्विटेबली पूरे Right. देश, पूरे विश्व के साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ इस बात को। इनफैक्ट मैं आप ही से अगला क्वेश्चन लेना चाहूँगा शशांक जी। एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एक ग्लोबल भारत जो है, जो दुनिया को साथ लेकर चलना चाहता है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, ये जो संदेश इस 3 दिन की यात्रा के दौरान गया है, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो बायलैटरल हो, या चाहे अभी UNGA में जिन्होंने बोला फ्यूचर ऑफ समिट ऑफ फ्यूचर में, वो ये दिखाता है कि भारत दुनिया में दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और न सिर्फ अपनी प्रगति चाहता है बल्कि सब देशों को साथ लेकर चलना चाहता है। और जो उन्होंने आज बात कही कि हम ब्रिज बनना चाहते हैं, बैरियर बनना नहीं चाहते हैं ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? ये भारत को कहाँ इस्टेब्लिश करेगा? देखिए, दो बड़ी बातें हैं। एक तो यह कि हम लोग दुनिया में कोविड के प्रभाव से निकल के आए हैं और उस समय सबने देखा कि किस तरीके से कोविड की वैक्सीन्स को मोनोपोलाइज किया जा रहा था, तरह तरह के उसको जो है शेयर करने के लिए कंडीशंस लगाई जा रही थी। भारत ने हालांकि अपने वैक्सीन मैत्री के रूप में सब लोगों से शेयर किया है, सब पूरे विश्व के साथ। तो इस बात को दिल्ली से कहने की बात और है, लेकिन अमेरिका जाके यही बात करना कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और जो भी नई टेक्नोलॉजीज में भारत पूरे तरीके से एक ब्रिज बनना चाहता है और पूरे तरीके से बिना किसी रिजर्वेशंस के वो इसमें सबके साथ में मिलकर चलना चाहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के उन्होंने समिट की थी उसको भी दिल्ली से करा गया था, लेकिन वो ग्लोबल साउथ का जो ब्रिज मेकिंग का उन्होंने अमेरिका में जाके वर्णन किया है, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत महत्व रहेगा। अमेरिका की जो कंपनीज हैं, अमेरिका के जो NGOs हैं, जो और लोग हैं, सभी मानेंगे कि जो छोटे छोटे मसले कभी कभी आते रहते हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उनको एक तरफ रखकर जो बहुत बड़ी बातें जो इस समय हो रही हैं और प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत का रूपरेखा बना रहे हैं आगे के लिए, तो उसमें बहुत विश्वास, भारत के ऊपर विश्वास करने की बहुत आवश्यकता है। जी, शशांक जी आप रहिए मेरे साथ। आनंद आहूजा जी भी हैं, बुडोलिया साहब भी मेरे साथ हैं। मुझे बताया जा रहा है कि ललित झा जो कि PTI के वरिष्ठ संवाददाता हैं इस वक्त US में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक क्विक कमेंट ललित का ले लेता हूँ कि ललित को फिर निकलना है, मुझे बताया जा रहा है। शुक्रिया ललित, एक बार फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अभी भाषण सुना, मैं स्पेसिफिकली इसी स्पीच की बात करूंगा जो अभी UNGA में ख़त्म हुआ है, समिट ऑफ फ्यूचर समिट में। कैसे आंकेंगे आप? आपके हिसाब से क्या हेडलाइन है इस खबर की, इस समिट की? काफ़ी इम्प्रेसिव स्पीच था प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उन्होंने भारत में जो भी लोकतंत्र की इलेक्शंस हुई हैं उसके बारे में बताया। विश्व के जो 1/6 ऑफ जो ह्यूमैनिटी है भारत में रहता है, उन्होंने किस तरीके से पीसफुली इलेक्शंस की और उसके रिजल्ट्स आए हैं। और भारत का जो फ्यूचर विजन है, भारत इसमें विश्व के फ्यूचर में किस तरह से सहयोग कर सकता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। जी, तो इस विजिट को ललित आप बहुत क्लोजली कवर कर रहे हैं, 3 दिन की विजिट है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस विजिट का इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? कई चीज़ें हैं। पहला तो क्वाड है। क्वाड में अब भारत जब नेक्स्ट टाइम समिट होगा तो भारत के, अमेरिका के नए राष्ट्रपति भारत में आएंगे। अब भारत एक लीडरशिप रोल में है। भारत अभी जो भी कह रहा है विश्व उसको बड़ी तेज़ी से समझता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक ग्लोबल स्टेचर है जो इस समिट के बाद में और भी मजबूत हुआ है। भारत US के संबंध जो हैं और प्रगाढ़ हुए हैं। बायलैटरल रिलेशनशिप, चाहे रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हो, उसमें और मजबूती आई है, सपोर्ट आया है। तीसरा चीज़ है जो उनका जो एड्रेस था इंडियन डायस्पोरा के बाद, विश्व में बहुत ही कम ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने 10 साल सत्ता में रहते हुए भी भारत के बाहर जाते हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को, अपने देश के जो लोग हैं बाहर डायस्पोरा है, उनको एड्रेस करते हैं। वो उसमें उनकी पॉपुलैरिटी में जो कोई कमी मुझे देखने को लगता नहीं है हुआ है भारत के बाहर। ललित, एक क्विक कमेंट और चाहूँगा मैं आपसे। आपने रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने तो जाहिर तौर पर बाइडेन साहब से मुलाकात की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बात की जो कि नॉमिनी है अब डेमोक्रेट्स की तरफ से। ट्रंप साहब से मुलाकात के बारे में कोई खबर, कोई चर्चा? क्योंकि ट्रंप साहब बोल चुके थे 4 दिन पहले कि वो आएंगे तो मुलाकात करेंगे।
जी, अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो मित्रता है ट्रम्प के अंदर में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में उतना ही मजबूत रहेगा जितना कि कमला हैरिस या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। अच्छा, तो भारत के लिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर के बाद कौन ज़्यादा बेहतर है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स? दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो एक देश की दूसरे देश के साथ संबंध बनते हैं वो इंडिविजुअल्स का एक इन्फ्लुएंस होता है, बट वो एक देश की जो इंटरेस्ट होती है वो ड्राइव करती है। और आज के दिन में जो अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, और भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, दोनों में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं और वही इस चीज़ को ड्राइव करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो रिलेशनशिप इज ड्रिवन बाय पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, लीडर्स बाद में आते हैं। राइट। एक क्वेश्चन और ललित, क्योंकि आप वहाँ पर हैं और मुझे पता है आपको जाना है, वो मैं बाकी एनालिसिस तो विशेषज्ञों के साथ कर लूँगा। डोवाल साहब इस विजिट में नहीं दिखाई दिए, उसको लेके बहुत सी कहानियाँ की गई कि जो समन हुआ है उसकी वजह से नहीं आया एनएसए, वहाँ पे अमेरिकन एनएसए मौजूद थे बायलैटरल्स के दौरान। इसको कैसे देखा जा रहा है? अब क्यों नहीं आए ये तो उनकी ऑफिस से बता पाएगी, बट उनका यहाँ ना आना समन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, समन उनको कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता यहाँ पे आने के लिए। हाँ, क्योंकि ऐसे समन हमने देखा था कि पुराने सरकारों के वक्त में भी आए थे, सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जी, दोनों में कोई लिंक नहीं है। अच्छा, शशांक जी, आपका कोई कमेंट डोवाल साहब के वहाँ नहीं जाने को लेकर? अमूमन एनएसए मौजूद रहते हैं। अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया एडवाइज़र हैं संजय बारू साहब ने ट्वीट भी किए हैं इस बारे में कुछ। इसको कितना तवज्जो देनी चाहिए उनकी गैर मौजूदगी को, या नहीं देनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम लोग जो है सोचते हैं कि डोवाल साहब ही हमारे जो रणनीतिक नीतियां हैं वो बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। एक पूरा का पूरा संस्थागत यहाँ पे वो है, ढांचा है जिसके अंतर्गत ये काम होते हैं। डोवाल साहब महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन ये कहना कि उनकी वजह से समन कर दिया इसलिए वो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी और भी चीज़ें करनी है। फ्रांस जाना है, वहाँ बातें करनी है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि हमारे 5 मिलियन भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग रहते हैं अमेरिका में। कनाडा की बात और है, वहाँ 80% लोग सिख हैं और सरकार में जुड़े हुए हैं। लेकिन अमेरिका में ये बात नहीं है। कैलिफोर्निया वगैरह में ज़रूर मानता हूँ कि वहाँ पे काफ़ी सिखों का वो ज़्यादा लोग हैं और उनको बनाना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो कई बार जो जुडिशरी है वो भी अपनी तरफ से समन वगैरह इशू कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट रिक्वेस्ट। तो ये बात जो है वो अमेरिका का जो है, जो तरीका है वो हमें समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब तरह की बातें होती हैं, हमें अपना ध्यान रख के चलना है और जो मेन चीज़ें हैं वो करनी है। डोवाल साहब अगर समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये भी लगता है कि डोवाल साहब का ना जाना, भारत ने अपनी नाराज़गी भी दिखा दी। जिस तरीके से समन अमन इशू किए गए और ठीक दौरे के पहले इस तरह की कंट्रोवर्सी की गई कि कुछ सिख लीडर से बुलाकर मुलाकात की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने। भुटोलिया साहब और आहूजा साहब, आपकी बारी है। पहले आहूजा साहब जो कि अटॉर्नी एट लॉ हैं, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आहूजा जी, इस विज़िट से 3 दिन की विज़िट है प्राइम मिनिस्टर की। 10 साल पहले 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी पहली बार आए थे तो मेडिसन स्क्वायर हुआ था। इस बार भी ज़बरदस्त आप लोगों ने स्वागत किया वहाँ पर। आपके हिसाब से इस विज़िट को आप कैसे देखते हैं? इंडियंस के बीच में इस विज़िट का क्या इंप्रेशन है? अवश्य जी, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 1 मिनट के लिए इस समन इशू के ऊपर बोलना चाहूँगा जी। कि पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक लॉ है, सॉवरन इम्यूनिटी एक्ट। तो सॉवरन इम्यूनिटी एक्ट के तहत आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे ट्रायल के लिए नहीं बुला सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इंटरनेशनल फोरम्स हैं इन मुद्दों को डिस्कस करने के लिए, इसलिए उस समन्स का इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। और तीसरी चीज़ जो आपने बात कही कि सिख लीडर्स को बुला के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बात की, तो मैं उस बात पे एक ही बात कहूँगा कि अमेरिका की ये एक तरह की दोगली पॉलिसी है। उसमें अगर मुझे एक उर्दू का एक शेर याद आ रहा है कि बात ऐसी करो कि बात के पहलू हों दो, बात ऐसी करो कि बात के पहलू हों दो, कोई तो बात रहे बात बचाने के लिए। कोई तो पहलू रहे बात बचाने के लिए। सो बात ऐसी करो कि बात के पहलू हों दो,
कोई तो पहलू रहे बात बचाने के लिए। तो अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को खुश करने के लिए मीटिंग भी रख ली और उसके साथ साथ जो है इस समझ की लॉन्ग टर्म के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी। अब रहा मोदी जी की विजिट की बात, तो मोदी जी की जो विजिट है और इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं, ये सिर्फ इन 3 दिन की जो मोदी जी की यात्रा है उसी में ही सीमित नहीं है। पिछले कई सालों से अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन में एक बड़ा ही तेजी के साथ बदलाव आया है। आप पीछे इतिहास देखिए तो अमेरिका की पॉलिसी जो है इंडिया के बजाय प्रो पाकिस्तान रही है, लेकिन अब कुछ सालों से ये प्रो इंडिया होती जा रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस रीजन के अंदर चेंज हो गई। दूसरा, मैं इसमें मोदी जी के साथ साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। जयशंकर जी एक कैरियर डिप्लोमेट हैं। इससे पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस रहे हैं। एक पॉलिटिशियन का फॉरेन मिनिस्टर होना और एक कैरियर डिप्लोमेट का फॉरेन मिनिस्टर होना में भी काफ़ी अंतर है। तो जो मोदी जी का विज़न था एक फॉरेन रिलेशन को बनाने का, उसको जो एग्जीक्यूट किया वो जयशंकर जी ने किया और वो बहुत बेखूबी से किया है। तो मोदी जी की जो 3 दिन की ये विजिट है उसमें भारत और अमेरिका के, जैसे आपने भी कहा कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में एआई के ऊपर एम्फेसिस दिया कि एआई अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस की बात की। भारत और अमेरिका के जो अभी जियोपॉलिटिकल हालात के हिसाब से जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। आगे फ्यूचर में क्या होगा इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दुश्मनी और दोस्ती पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगर कल को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस रीजन में चेंज हो जाती है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आज भारत और यूएसए के रिलेशंस हैं ये आज से 5 साल या 10 साल बाद भी चलेंगे। तो हमको ये देखना है कि ये हमारे पिछले इतिहास में, जैसे 1971 के अंदर जब निक्सन ने अमेरिकन आर्मेडा भेज दिया, जैसे निक्सन ने प्रिवेंट किया इंदिरा गांधी को लाहौर पे अटैक करने के लिए, तो ये समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। आज के इतिहास में अगर हम देखें तो इंडिया के लिए सिर्फ यूएसए के रिलेशनशिप ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए, भारत के लिए एक विश्व गुरु बनना, एक विश्व लीडर बनना ये महत्वपूर्ण है। और वो रोल जो है भारत इस समय बहुत बाखूबी से निभा रहा है। बहुत अच्छे से आपने समझ किया आहूजा जी। मैं एक बार अजय जी का भी रिएक्शन ले लूँ, फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अजय भदौरिया जी, आज 15 CEOs के साथ प्राइम मिनिस्टर मिले और भारत जिन जिन क्षेत्रों में बात कर सकता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, एक कारोबारी होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते ये सवाल मेरा आपसे है, कितनी उम्मीदें हैं अमेरिकन डिजिटल इंडस्ट्री को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को भारत के इस ताकतपूर्ण खोज के साथ जो सेमीकंडक्टर्स के तौर पर डिजिटल चीज़ों में भारत क्रांति ला सकता है? देखिए, जो नेक्स्ट अगले 10 साल में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, और जहाँ पे हजारों जॉब क्रिएट हो सकते हैं, वो है सेमीकंडक्टर के एरिया। ना कि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेगी, उसके साथ साथ जो छोटी स्मॉल बिजनेसेस वो जो ग्रो करेंगे उनके सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पे भी हजारों जॉब क्रिएट होने की अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। आज ताइवान जो है, अगर किसी भी दिन चाइना ताइवान पे अटैक करता है और TSMC फैक्ट्री है वहाँ पर, जो मेजर चिप सप्लायर है वर्ल्ड में, अगर उस फैक्ट्री कुछ होता है तो लॉट ऑफ सारी कंट्रीज को अफेक्ट होता है। इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन हैज बीन ट्राइंग टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम डिपेंडेंसी ताइवान के ऊपर से लेके दूसरी जगह। और सारी जो ये कंपनियां, एनवीडिया है, बाकी कंपनियां हैं जो अप्लाइड मटेरियल्स और सब, they are looking to shift the semiconductor manufacturing as an alternative। और इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को एज ए गुड ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट किया है। सो ये सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो करती है,
जिससे इंडिया को लाभ होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, प्लस दुनिया को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने AI के भीतर डेवलपमेंट इन ऑल द एरियाज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ का जो बात करी है, दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेक्स्ट 10 साल के लिए। इसके साथ इस विजिट में जो एक अलग और इम्पोर्टेंट जो आपने सबने देखा, इंडिया ने जो ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करी है टू ब्रिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और उन्होंने जो फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से बात करी, दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रोकर पीस बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। सो दिस इज ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इज growing as a global leader to bring peace into the world or working with United States। साथ में जो क्वाड का जो डेवलपमेंट हुआ कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हुए और डीपन स्ट्रॉन्गर हुए, और वो जो क्वाड में टू कीप द बैलेंस चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन में, और वहाँ से वर्किंग विद ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, एंड साथ में उनको सपोर्ट करना फिलीपींस और बाकी कंट्रीज को जो भी चाइना के एग्रेशन से अफेक्टेड है। तो इन सब में भी इंडिया की जो लीडरशिप है, और नेक्स्ट ईयर जो क्वाड 2025 में वहाँ होगा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्टली जो डायस्पोरा है वो बहुत एक्साइटेड था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मैं भी कल वहीं पर था, बहुत एंथुजियाज्म था वहाँ पे कोलोसियम में, और जो प्यार और उत्साह है आज, जो पहली जब बार प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे तब भी मैं वहाँ था, ह्यूस्टन में भी था और ये भी था, और तीनों मौकों पे वही जोश और वही प्यार प्राइम मिनिस्टर के प्रति है, और ये देखने को बहुत अच्छा लगा। एंड प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा, और आने वाले वक्त में मैं तो डेमोक्रेट हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कमला हैरिस इज आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो उनके साथ में भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप ग्रो करेगा, और इंडिया यूएस रिलेशनशिप कंटिन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे अमेरिका की ये बात बहुत पसंद है कि आदमी डंके की चोट पर खुलकर बताता है कि वो क्या है और किसको वोट करता है। काश भारत में भी हम ऐसा कर पाते, यहाँ तो फंस जाता है आदमी अपनी चॉइस बताने में। खैर आनंद जी, आप क्या हैं अगर आप बताना चाहें, और क्या आप चाहते थे कि इस विजिट में मुलाकात होती ट्रम्प साहब से जो अब तक नहीं हुई है? आई डोंट नो कि क्या होगा। अवश्य जी, मेरा तो बड़ा ओपन सीक्रेट है, मैं रिपब्लिकन हूँ, ना सिर्फ रिपब्लिकन हूँ, मैं हार्डकोर ट्रम्प सपोर्टर हूँ। मैं को फाउंडर हूँ एक सुपर पैक का, इंडियन अमेरिकन्स फॉर ट्रम्प। सो मैं भी बड़ा ओपन हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छुपाना है। तो ये मुलाकात क्यों नहीं हुई? ट्रम्प साहब तो बोल चुके थे। मुलाकात मेरे हिसाब से मोदी साहब की तरफ से ये थोड़ी हेजिटेशन थी कि अगर वो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मिलते हैं और दूसरे को नहीं मिलते हैं, तो ये एक गलत मैसेज ना दे कन्वे हो जाए, और कल को अगर प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस बन जाती हैं, तो इससे एडवर्स इफेक्ट ना पड़ जाए इंडो यूएस रिलेशन के ऊपर, क्योंकि कमला हैरिस कैंप से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने की, और वो वेट कर रहे हैं कि अगर कंफर्मेशन आ जाती है तो वो शायद वो दोनों कैंडिडेट्स को मिलेंगे। अगर कंफर्मेशन नहीं आती है तो मेरे हिसाब से और इंडियन डिप्लोमेसी के हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप नहीं होगा कि एक कैंडिडेट को मिला जाए और दूसरे को ना मिला जाए। जी मेरे साथ मीरा शंकर जी भी जुड़ गई हैं, स्क्रीन पे मुझे दिख रही हैं, अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं, और सीमा सिरोही जी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं जो कि जानी मानी ऑथर है, कॉलमिस्ट हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये यहीं से शुरू करना चाहूँगा। मैंने इन 3 विजिट का, हम प्राइम मिनिस्टर की विजिट का विश्लेषण कर रहे हैं अब क्योंकि विजिट खत्म होने की मुहाने पर है। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ मैम? एम आई ऑडिबल? जी मैं अगर समिट को 3 दिनों को छोटे से तरीके से समअप करना चाहूँ, शशांक सर और मीरा मैम प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आप लोग डिप्लोमेट्स हैं, हम तो केवल एनालिसिस करते हैं। उन्होंने पहले कहा, जब वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, कि भारत अपना प्रभुत्व नहीं चाहता है, विश्व की समृद्धि में भूमिका चाहता है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में भारत समान दूरी नहीं, समान निकटता चाहता है। वो आज फ्यूचर समिट में जब बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि भारत बैरियर नहीं ब्रिज बनना चाहता है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के साथ वो साझा करने को तैयार है। तो मीरा मैम, आपके ओपनिंग कमेंट्स, ये जो 3 दिन के दौरान भारत ने हर चीज़ साझा करने की बात की, हर चीज़ शेयर कर कर साथ चलने की बात की, इसको ग्लोबली कैसे देखा जाएगा? और अमेरिकन इलेक्शन जब चल रहे हैं, डिप्लोमैट्स और रिपब्लिकन्स और वहाँ पे मौजूद इंडियंस, चाहे वो आनंद जी के हों चाहे वो अजय जी के हों, वो तय करने वाले हैं कहाँ वोट करना है। तो ये स्टेटमेंट्स कितने काम आने वाले हैं? देखिए, जो ये विजिट है, ये अहमियत इस वजह से रखता है कि एक तो जो बाइडेन साहब हैं, अब वो अपना पद छोड़ने वाले हैं नवंबर के इलेक्शन के बाद, तो एक मौका था उनसे मिलके ये भी जांचना कि इन 4 सालों में दोनों देशों ने क्या हासिल किया है और क्या नए कदम ले सकते हैं। दूसरा, क्वाड समिट में भी यही मौका था, एक तो बाइडेन साहब और प्राइम मिनिस्टर किशिदा को विदा करने के लिए, और दूसरा ये कि इन सालों में क्या क्वाड ने हासिल किया है और आगे क्या दिशा दे सकते हैं इसको। और काफी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा को लेके ये तय किया गया है कि मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव अब इंडियन ओशन में भी लागू होगा और ये भारत इसमें भाग लेगा। दूसरा कि जो बाकी देश हैं इस इलाके में, उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग दी जाएगी, ताकि जो इस इनिशिएटिव के दौरान इंफॉर्मेशन हम और लोगों और देशों में देंगे, वो उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। तीसरा ये कि कोस्ट गार्ड्स भी जो ये चारों देश के हैं, ये भी एक साथ मिलके एक्सरसाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशन मिशन करेंगे। और चौथा ये कि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक पायलट, जिससे चारों देश मिलके जो एयरलिफ्ट कैपेसिटी है उसमें मिलके काम करेंगे, ताकि अगर आगे कुछ हादसा होता है, नेचुरल डिजास्टर, उसमें हम जल्द से जल्द कुछ राहत वहाँ दे सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे बायलैटरल जो रिश्ते हैं उनको लेके मैं मानती हूँ कि ये जो निर्णय लिया है कि सेमीकंडक्टर प्लांट सुरक्षा क्षेत्र में जो इस्तेमाल होगा, वो दोनों देश मिलके भारत में लगाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे जो है भारत को एक तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और दूसरा जो सुरक्षा के क्षेत्र हैं जहां हमें अपने को थोड़ा सा हार्डन करना है चीन के सामान को लगाने की वजह, मतलब कुछ सुरक्षित सामान लगाएं, कुछ सुरक्षित चिप्स लगाएं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। ये आपने अच्छी बात बोली मीरा मैम, और यहीं से क्यों लेते हुए मैं सीमा जी के पास इस सवाल को लेके जाता हूँ, और वो ये कि क्वाड की बैठक, क्वाड क्यों बना हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं चाइना को लेकर चारों देशों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो परेशान करती है हम चारों मुल्कों को और उसके और तमाम पड़ोसी मुल्कों को। इस बैठक के बाद चीन के मन में क्या चल रहा होगा, सीमा जी, गैस करना चाहेंगे आप? चीन के मन में वही चल रहा होगा जो पिछले 4, 5, 6 बैठकों के बाद चला, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि ये क्वाड जो है, ग्रुप जो है, ये और करीब आ जाए, पावरफुल बन जाए या कुछ ऐसा करे जिससे कि चाइना की हेजेमनी कम हो जाए। क्योंकि देखिए, क्वाड का क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो बाकी देश हैं इंडो पैसिफिक में, वो क्वाड कंट्रीज को इस नज़र से देखें कि ये ज़्यादा अच्छी हमें सहायता दे सकते हैं, ये डेमोक्रेसीज हैं, ना कि चाइना की तरफ झुकें, क्योंकि वो आपने जैसे कहा एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो अपनी हर जगह बढ़ाना चाहते हैं, वो
इतनी चीजें क्लेम करते हैं कि वो खुद ही भूल जाते हैं कि क्या उन्होंने पिछले साल क्लेम किया था। तो ये जो है सिचुएशन इस समय इंडो पैसिफिक की, ये और भी खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि चाइनीज एक्शंस जो पिछले 6 महीने में हैं वो और भी अग्रेसिव हो गए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्वाड के डिक्लेरेशन में जो 2-3 चीज नई हैं, जी। मेरे ख्याल से ये सिग्नल भेजती हैं चाइना की तरफ कि हम सब खबरदार हैं, अब आप भी खबरदार हो जाइए कि हम लोग चारों मिल के कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करेंगे। एक तो ये भी एक आइडिया है। अभी पहला जो इन्होंने कहा है कि जो 3 कोस्ट गार्ड है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के, वो यूएस कोस्ट गार्ड की शिप पे थोड़ा समय बिताएंगे, थोड़ा नजरिया देखेंगे क्या हो रहा है। पर मेरे ख्याल से इसके बाद पेट्रोलिंग भी चालू होगी जॉइंट। राइट। तो ये सब कोशिश है, ये सब सिग्नलिंग है, क्योंकि देखिए क्वाड एक तरफ ये भी कहता है कि हम लोग मिलिट्री अलायंस नहीं हैं, तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम अच्छे ग्लोबल गुड के लिए हैं, हम अच्छे काम करना चाहते हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। राइट। ये सही बात भी है और गलत भी है, क्योंकि भाई अगर अगेंस्ट नहीं है तो ये आप इतनी कोशिशें किस बात के लिए कर रहे हैं, और अगेंस्ट नहीं है तो जो चाइना काम सीमा जी, कर सॉरी रहा है बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, एक बहुत क्विक आंसर चाहूँगा। आपके हिसाब से सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही इस विजिट की? कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव? जी। लैंग्वेज इज मच स्ट्रॉन्गर। इस डिक्लेरेशन में जो लैंग्वेज चाइना की तरफ जो हिंट करती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग, आज तक जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं सबसे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, ये जो नए इनिशिएटिव लिए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो ये बात करते हैं, जिससे कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है ये देखा जाए, उसके लिए इन्होंने ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा सेंसर्स एंड टूल्स डिप्लॉय करेंगे, ये इनका प्रॉमिस है। राइट। जिसकी बाकी देशों को ज़्यादा अच्छा दिखाई दे कि क्या हो रहा है, कितनी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादातर इसमें भी उंगली चाइना की तरफ ही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला। सीमा जी, मीरा जी, अजय जी, आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कि प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट से, प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा रही अमेरिका की, उससे क्या कुछ खास निकल कर आया और भारत ने किस हद तक कामयाबी पाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस मुहिम को, जो कि विश्व मित्र बनने की भारत की कोशिश है, विश्व में शांति बहाली करने की जो कोशिश है, उसमें भारत किस हद तक आगे बढ़ गया है।